हम पढ़ रहे थे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, मतलब कि कैसे वेपर्स को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, आप रेफ्रिजरेशन सिस्टम तैयार करते हैं। इसके अंदर आपने पढ़ा था कि अगर आप सोलर सिस्टम से भी रेफ्रिजरेशन करना चाहते हो, सोलर पावर से भी, तो आपको आपके पास था सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या था, सूर्य की रोशनी से, सोलर एनर्जी से आप कूलिंग कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर कूलिंग के लिए आपके पास क्या पावर कहां से आ रही थी, सोलर पावर, ठीक है। कौन सी पावर यूज कर रहे थे आप, सोलर पावर। तो ये बहुत ही अच्छा है रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसके अंदर बहुत ही चीप है, क्योंकि आपका रेफ्रिजरेशन का ज्यादातर वर्किंग किससे हो रही है, सोलर पावर से हो रही है। थोड़ा बहुत जो आपका सप्लाई के लिए है, जैसे सोलर पावर आपने देखा था ना कि एक जनरेटर होता है, ठीक है। जनरेटर के अंदर आपको एक कोयल फिट की हुई होती है, उस कोयल के अंदर वाटर जो है वो आता है फ्रॉम सोलर सिस्टम, सोलर पैनल से होता हुआ आता है वो, ठीक है। और सोलर पैनल के अंदर कहां से जाता है वो, फिर से यहां से वापस सोलर पैनल के ऊपर जाता है, ठीक है। ये आपने उसकी वर्किंग की थी। यहाँ पे अपन ने प्लेट्स लगाई थी, ठीक है। उन प्लेट्स के ऊपर आती है सारी सोलर सोलर एनर्जी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आपने सोलर प्लेट्स पढ़ा था, ठीक है। सोलर प्लेट्स के ऊपर एनर्जी आ रही थी, ठीक है, और आगे वो जाके, ठीक है, फिर से आप उसको पंप करके फिर से उसके अंदर कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही सिंपल वर्किंग हो रही थी। अब मैंने आपको बताया कि सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आपकी जो पावर है, पावर की सप्लाई जो है वो कहाँ कहाँ हो रही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक पंप है, उस पंप की क्या वर्किंग है, इसको जो वाटर की जो सारी यहाँ पे सप्लाई हो रही है, ठीक है, उसको ऊपर लेके जाना, वापस नीचे नीचे लेके आना। तो यहाँ पे एक पंप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वही पंप जो है वाटर को नीचे लेके आएगा या ऊपर पंप करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक, यहाँ से जो आपका जनरेटर से आगे सप्लाई जा रही थी, ठीक है, वाटर सेपरेटर के अंदर, ठीक है, वो भी कहां से आ रही थी, यहाँ पे पंप के द्वारा ऊपर सप्लाई जा रही थी। मींस यहाँ पे दो पंप की रिक्वायरमेंट है। तो अभी जो पंप्स हैं, ठीक है, वो किससे चलेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही छोटी मोटर्स होती हैं, वो जो इसको चलाने के लिए यूज होती हैं, बहुत ही छोटी मोटर्स, ज्यादा बड़े कंप्रेसर्स की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आपका रेफ्रिजरेटर वेपर कंप्रेशन वाला था, उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स की कंजप्शन होती थी, बहुत बड़ी बड़ी मोटर यूज होती थी। ध्यान देना, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक बड़ी मोटर होती है, ठीक है। उस बड़ी मोटर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। तो जितना बड़ा रेफ्रिजरेटर होता है उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। यहाँ पे अपन ने उसकी मोटर्स को सिर्फ पंप वाटर की सप्लाई के लिए यूज करना है, और कोई ज्यादा बड़ी उनकी जरूरत नहीं है, और ज्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट उनकी है नहीं, ठीक है। तो ये अपन ने इसके अंदर पढ़ा था सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। अब अपने पास क्या है कि क्या खासियतें हैं इसकी, क्या क्या एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से अपन सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूज करें। तो एडवांटेजेस ऑफ सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो द मूविंग पार्ट, मूविंग मैकेनिकल पार्ट, ठीक है, मूविंग पार्ट इन एंटायर सिस्टम, पूरे सिस्टम के अंदर मूविंग पार्ट जो है वो कौन सा होता है, आर पंप्स, ठीक है, आर पंप्स। विद वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स,
मोटर्स। ठीक है, बहुत ही छोटी, बहुत ही हल्की मोटर्स के साथ ये वर्क करता है। ठीक है, thus the operation of this system is quiet and subjected to little wear। बहुत ही क्वाइट सिस्टम होता है, बहुत ही बिना शोर शराबे वाला सिस्टम होता है। ठीक है, द सिस्टम इज सो क्वाइट। ठीक है, बहुत ही शांत जो सिस्टम होता है, बहुत ही बिना शोर शराबे वाला सिस्टम होता है, कहीं आवाज नहीं आती। ठीक है, तो सबसे पहले तो मूविंग पार्ट नहीं है पूरे सिस्टम के अंदर, सिर्फ पंप्स हैं दो। ठीक है, वो भी बहुत छोटी मोटर्स के साथ हैं, तो उनकी भी इतनी ज्यादा वो यूज नहीं होता। ठीक है, दूसरा क्या है, इट यूजेस हीट का इस्तेमाल करता है ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम फ्रॉम द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स जो है एनर्जी के, उनको इस्तेमाल करता है। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक, जैसे अगर आपका कन्वेंशनल सोर्स कौन से हो गए, जैसे पेट्रोल, डीजल। ठीक है, ये सारे क्या है, कोयला, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर उनको सेव करना है तो अपने को नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ठीक है, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। तो आपने it uses heat from non-conventional source of energy। तो इसकी एडवांटेज क्या है, the saving conventional energy, saving conventional energy को सेव कर रहा है। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी को सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यही आजकल की रिक्वायरमेंट है। जैसे आप बैटरी से चलने वाली गाड़ियां यूज करना शुरू कर गए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, उसको आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स से भी बना सकते हो इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना आसान है, उसको लाइक सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। तो यहाँ पे जो पंप थे उनको भी सोलर पावर से चलाया जा सकता था। ठीक है, वो तो बहुत ही कम पावर चाहिए उनको, तो यहाँ पे सारा सिस्टम जो है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के ऊपर वर्क कर सकता है। तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज को यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। तो नेक्स्ट है, कहते हैं द लिक्विड रेफ्रिजरेंट हैविंग द इवेपोरेटर लीविंग द इवेपोरेटर हैज नो बैड इफेक्ट ऑन द सिस्टम एक्सेप्टेड लिटिल रिडक्शन इन द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है, जो आपका रेफ्रिजरेटर के अंदर जो फ्लूइड चल रहा है, लिक्विड चल रहा है, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं जिसको, जब वो प्रोसेस को छोड़ता है, मतलब कि इवेपोरेटर के बाहर जाता है वो कूलिंग करने के बाद, तो वो क्या करता था, पहले वो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता था, अचानक से गर्म होता था, तो वहां पे जंग लगने का खतरा था, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट होता था। बहुत ज्यादा जो थी उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होने के कारण वहां पे इफेक्ट पड़ता था उस पूरे सिस्टम के ऊपर। तो इसके अंदर ऐसा कोई बैड इफेक्ट नहीं है उसका, रेफ्रिजरेशन का, रेफ्रिजरेंट का। ठीक है, तो इसको आप इसलिए यूज कर सकते हैं। तो इट डज नॉट इफेक्ट, विद, इसको ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता किस चीज का, जब नॉट अफेक्टेड बाय, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय वेरिएशन इन लोड। अगर लोड चेंज होता है, वेरिएशन इन लोड आती है, लोड चेंज हो जाता है, मान लो आपने पहले स्पेस के अंदर कोई ऐसी कूलिंग मटेरियल नहीं रखा हुआ था,
फिर अचानक से आपने कोई गर्म चीज उसके अंदर रख दी जहां पे स्पेस को कूल करना है, तो लोड वेरी कर गया, लेकिन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम अपने हिसाब से कूलिंग करता जाएगा और उसको ठंडा करता रहेगा, ठीक है। तो वेरिएशन इन लोड का इसके ऊपर, वर्किंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जो होती है ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज वेरी रेयर, ठीक है। जो रेफ्रिजरेशन की रिपेयरिंग है, रिपेयरिंग के बारे में, ठीक है, वो बहुत ही कम करनी पड़ती है। रेयर मतलब कि बिल्कुल बहुत ही ज्यादा रेयर, कभी कभार ही इसकी मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज ये ऐसे ही वर्क करता रहता है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज वेरी रेयर, बहुत ही कम मेंटेनेंस की इसको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है तो इसकी खासियत है, कुछ भी लिख सकते हो आपको खुद से, ठीक है। इट सेव्स वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वेस्टेज को कम करता है, ठीक है। और जो आपने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज बताए उसकी से तो अपन ने किया ही है, तो ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्यूचर का रेफ्रिजरेशन सिस्टम बहुत ज्यादा बढ़िया, अब भी यूज करते हैं बहुत सारी जगह पर, लेकिन फ्यूचर में इसकी रिक्वायरमेंट और बढ़ने वाली है, ठीक है। और आप इसके अंदर और भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं खुद ही, क्योंकि ये सोलर पावर से चल रहा है। तो ऑब्वियस है इसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ऑफ सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से अपने को इसको यूज करने में दिक्कत आती है, कौन सी चीजें आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला है इट हैज लो COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज वेरी लो, क्योंकि जो डायरेक्ट हीट सोर्सेज होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं उसको कुछ ही सेकंड में, लेकिन जो सोलर पावर, सोलर पैनल है उसको टाइम लगता है, ठीक है। तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होती है सोलर पावर, ठीक है। वैसे तो सोलर पावर ऐसी है जिसको आपका कोई दिक्कत नहीं है अगर ज्यादा आप यूज कर रहे हैं उसका, लेकिन वो बहुत ज्यादा यूज होती है। COP अगर देखें तो वो तो उसी से निकलेगी कि क्या कितना अपन ने उसको वर्क दिया और कितना उसने वर्क किया। तो COP के मामले में वो उसकी एफिशिएंसी बहुत लो होती है, ठीक है। तो COP इज वेरी लो। नेक्स्ट है इसके अंदर हायर इनिशियल कॉस्ट, इट हैज हायर इनिशियल कॉस्ट, शुरुआती कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है इसकी। इनिशियल कॉस्ट जब आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको लगाते हैं, इसके इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, पंप लगाते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें, तो तब वो कॉस्ट बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस, इट ऑक्युपाइज मोर स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस यूज करता है, ठीक है। दूसरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग अगर आप इसको कंपेयर करें विद वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर कंप्रेशन से आप कंपेयर कर रहे हैं, उसी से पहले किया था, ठीक है। तो वेपर कंप्रेशन के अंदर तो आपकी COP जो है बहुत ज्यादा होती है, इसके अंदर बहुत लो है, ठीक है। उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होता है, इसका बहुत ज्यादा है। ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, सोलर पैनल लगा दिया, प्लेट्स लगा दी, ठीक है, पाइप्स डाल दी इतनी इतनी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जो है आपका स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। तो ये भी इसकी कमी है।
तो ये सोलर ऑपरेशन नॉट कांस्टेंट, ऑपरेशन कांस्टेंट नहीं होता थ्रू आउट द ईयर। साल की डिफरेंट कंडीशंस के अंदर जो इसका ऑपरेशन की कंडीशन है वो भी डिफरेंट होती है। गर्मियों के अंदर ज्यादा रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करेगा अच्छे से, और सर्दियों के अंदर जो आपकी सोलर एनर्जी है वो कम मिलती है उसको प्लेट्स को, तो वो कम वर्क करेगा। तो ये कांस्टेंट नहीं है, जो आपका जो वेपर कंप्रेशन सिस्टम था वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। तो सोलर सिस्टम है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। It cannot operate below 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस सिस्टम को वर्क नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपन ने वाटर का यूज किया है बहुत जगह पे, तो वाटर अगर जम जाएगा, ठीक है, अगर पहले ही बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री है तो बर्फ बन जाएगी, आइस बन जाएगी उसकी पाइप के अंदर, जिसके अंदर वो वर्क करना बंद कर देगा। तो 0 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पर इसको वर्क करवाना नामुमकिन है, ठीक है। तो इसको ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो सोलर पावर से चलता है वो कुछ चीजों में अच्छा है, ठीक है। जैसे अपन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स का यूज कर रहे हैं तो कितना भी करते रहे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा अपन ने देखा था कि इसके अंदर आप अगर कोई ऐसा मूविंग पार्ट नहीं है जिसके कारण ये शोर नहीं करता ज्यादा, लेकिन जो दूसरे रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं वो थोड़ा सा शोर करते हैं। अब आपने वेपर कंप्रेशन सिस्टम पढ़ा था और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पढ़ा है। वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम आपने पूरा पढ़ लिया। और दूसरा आपने पढ़ा वेपर कंप्रेशन सिस्टम। दोनों आपने पूरे पढ़े हैं, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। मेन डिफरेंस करेंगे, बेसिक डिफरेंस करेंगे कि कौन कौन से यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर कंप्रेसर नहीं होता। कंप्रेसर की जगह पे आप क्या यूज करते हैं, इसके अंदर जनरेटर, ठीक है, और जनरेटर के साथ वाले इक्विपमेंट। इट हैज मेन पार्ट्स लाइक जनरेटर, ठीक है, जनरेटर था इसके अंदर, ठीक है, एब्जॉर्बर था एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट है, बाकी सारे सेम ही होंगे। वेपोरेटर, कंडेंसर, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे, कंप्रेसर, ठीक है। कंप्रेसर को छोड़ के बाकी सारे कॉमन ही थे, ठीक है। बाकी सारी चीजें वेपोरेटर, कंडेंसर वो सारे लिखोगे, ठीक है, सारे पार्ट्स। स्टील pipes are used to connect, steel pipes are used to connect parts को कनेक्ट करने के लिए स्टील पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता था, स्टील पाइप्स का यूज किया जाता है। तो इसके अंदर किसका यूज किया जाता है, कॉपर का, ठीक है। कॉपर पाइप्स आर यूज्ड। वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर जो भी पाइप्स पीछे लगी रहती हैं, जहां ऊपर आपके जो आइस कैबिन होता है उसके चारों तरफ लगी रहती हैं, वो कॉपर की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था कि इसके अंदर एक एब्जॉर्बर होता है, एब्जॉर्बर का यूज करते हैं आप, ठीक है। इट रिक्वायर्स एन एब्जॉर्बर फॉर वर्किंग के लिए एक एब्जॉर्बर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर नो एब्जॉर्बर रिक्वायर्ड।
नो एब्जॉर्बर रिक्वायर्ड, कोई एब्जॉर्बर की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है इसके अंदर, इसको फर्स्ट पॉइंट देते हैं, इसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ है इट ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, it requires very little space, बहुत ही थोड़ा स्पेस चाहिए इसको, ठीक है, इसको बहुत सारा स्पेस चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट है इसके अंदर कि ये है आपका ये नॉइसलेस सिस्टम है, इट इज अ नॉइसलेस सिस्टम। ये थोड़ा नॉइसी है, ठीक है, इट इज ए नॉइसी सिस्टम। इसके अंदर जो कंप्रेसर चलता है थोड़ी सी नॉइस करता है, इट इज ए नॉइसी सिस्टम। ध्यान देना, इसके अंदर तो अपन ने सोलर पैनल से कनेक्ट कर दिया था उसको, तो ये तो बिल्कुल ही शोर करना बंद हो गया था इसके अंदर तो, ठीक है, लेकिन ये जो है आपका वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो है वो थोड़ा सा शोर करता है, नॉइसी होता है, ठीक है। इट इज लेस एफिशिएंट सिस्टम, लेस एफिशिएंट सिस्टम। एफिशिएंसी बहुत ही लो होती है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है, ठीक है, हाई एफिशिएंट सिस्टम, ठीक है, ये बहुत ही एफिशिएंट होता है। उसके आगे नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट था इसका भी, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट है लो सीओपी, सीओपी लो होती है, इसकी सीओपी हाई होती है, हाई सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज हाई, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो इसके अंदर और क्या क्या चीजें लिख सकते हो, जनरेटर रिक्वायर्स हीट सोर्स, ठीक है, तो कंप्रेसर रिक्वायर्स मोटर और इंजन टू वर्क, ठीक है, जनरेटर जो है उसको हीट सोर्स चाहिए वर्किंग के लिए, लेकिन इसके अंदर क्या चाहिए आपको, कंप्रेसर को क्या चाहिए, पंप, कोई इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए, जब जनरेटर सॉरी इंजन चाहिए कोई वर्किंग के लिए, ठीक है। लिख लेते हैं आप ये भी, जनरेटर requires heat source to work, काम करने के लिए उसको हीट सोर्स चाहिए। और यहां पे आपका जो कंप्रेसर होता है requires इलेक्ट्रिक मोटर और इंजन टू वर्क, वही सेम काम करने के लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए या इंजन चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या लिख सकते हो इसके अंदर, इसके अंदर आप वाटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये 0 डिग्री के अबव है, ठीक है, वर्क करता है, और ये 0 डिग्री के बिलो वर्क करता है, तो इसके अंदर वाटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो पाइप के अंदर जम जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर आप एब्जॉर्बर यूज करते हो, इसके अंदर एब्जॉर्बर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर ऐसे आप हाइड्रोजन, इसके अंदर इंट्रोडक्शन में आई इंट्रोड्यूस किया आपने हाइड्रोजन को, ठीक है, इसके अंदर आप हाइड्रोजन का यूज नहीं करते, ठीक है। हाइड्रोजन एज थर्ड रेफ्रिजरेंट, 3 रेफ्रिजरेंट यूज किए थे, वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन तीसरी, हाइड्रोजन आप इसके अंदर कभी तीसरा रेफ्रिजरेंट यूज नहीं करते। तो ऐसे करके इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ऐसे एक और इसके अंदर मेन पॉइंट है, इट इज वेरी चीप सिस्टम इकोनॉमिकली अकॉर्डिंग टू वर्किंग, वर्किंग इसकी चीप है, इट इज वेरी चीप सिस्टम, जो इसकी वर्किंग है वो बहुत ही ज्यादा सस्ती है, कॉस्टली नहीं है, इट इज वेरी कॉस्टली, वेरी कॉस्टली।
बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर आपके रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और वर्किंग इसकी कंप्रेसर सारी चीजें वो भी बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये कॉस्टली नहीं होता, तो इकोनॉमिकली ये पॉइंट भी लिखना जरूरी है। तो इसके साथ ही आपका ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।